बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दौलत और ताकत का नशा अगर सर पर चढ़ जाए तो वो इंसान को यजीद बना देता है। सही और गलत का फ़र्क जानने के बावजूद भी इंसान हक को छोड़कर बातिल के रास्ते पर चल पड़ता है। और इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मेरी ज़िंदगी में कुछ लोग यजीद बनकर आए। मैं पहले हमेशा यही सोचती थी कि यजीद को तो सही और गलत मालूम था। वो तो जानता था कि वो जिस पर जुल्म ढा रहा है वो अहले बैत हैं, उससे अपने गुनाह का अदराक था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे अपनी आखिरत, अपने हशर की परवाह नहीं थी? लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मैं जान गई कि इंसान अपनी आखिरत को भूलकर किस तरह दौलत और ताकत के नशे में चूर होता है और उसे हशर तो याद ही नहीं रहता। जब ताकत मिलती है तो इंसान मजलूम के साथ कैसा जुल्म कर सकता है और कैसे नाउस बिल्ला खुदा बनने की कोशिश करता है। और ऐसे वक्त में जालिम को खुदा की जानिब से ढील भी दी जाती है ताकि वो क़यामत में सही पकड़ और अजाब का हकदार बन सके। मुझ पर भी एक ऐसा ही जुल्म ढाया गया जिसे बयान करना अपने आप में एक अज़ियत है। मुझे पागल करार देकर मेरे अपनों ने ही मुझे फैसलाबाद के एक पागल खाने में भिजवा दिया। मुझे पागल गर्दाना जाने लगा, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मैं पागल नहीं थी। मैं अपने पूरे होश और हवास में यहाँ आई थी और जानती थी कि मेरे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। मुझे पागल खाने क्यों भिजवाया गया और यहाँ आने से पहले जो कुछ हुआ मैं वो ज़रूर बयान करूँगी, लेकिन यहाँ आकर जो कुछ मैंने देखा, सुना और जो कुछ उस पागल खाने की चार दीवारी में हो रहा है वो बयान करना ज़्यादा ज़रूरी है। फैसलाबाद के इस पागल खाने में जवान पागल लड़कियों के साथ इस हद तक घिनौना अमल किया जा रहा है कि अगर बाहर की दुनिया को खबर हो तो कानून हरकत में आ जाए। लेकिन शायद हमारा कानून भी गहरी नींद सो रहा है और बाहर की दुनिया भी अपने ही झमेलों में मसरूफ़ है। मैं 20 दिसंबर 2022 को इस पागल खाने में आई थी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर राज खुला था कि यहाँ मुझ जैसी जवान लड़कियों के साथ क्या होता है। जैसे बग़ैर उनकी मर्ज़ी के उनकी बच्चादानी निकाली जाती है। और मैंने जब इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझे नशावर अद्वियात देना शुरू कर दी गई। मैं ज़्यादातर वक्त नशे में सोई पड़ी रहती और शायद मुझ जैसी बाकी लड़कियों के साथ भी ऐसा ही किया जा रहा था जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहती थी। मैंने 6 महीने इस पागल खाने में इसी तरह सोते जागते गुजारे थे और अपनी आंखों से बर्बरियत की ऐसी मिसाल देखी थी कि बयान से बाहर है। लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर सकी थी। और फिर 6 महीने बाद मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया। न जाने ऐसा क्या हुआ था कि वह मुझे यहाँ से ले जाने आया था, जबकि वही तो था जो खुद मुझे यहाँ छोड़ कर गया था। पहले तो पागल खाने वालों ने उसे इजाज़त न दी क्योंकि मैं उनका सच जान चुकी थी। मुझे मालूम हो गया था कि रात के अंधेरे में यहाँ क्या कुछ होता है। लेकिन फिर जब भाई ने खूब हंगामा किया तो मुझे इस पागल खाने से आज़ाद कर दिया गया। लेकिन साथ ही ये धमकी भी मिली कि अगर मैंने बाहर जाकर कोई बात कही तो मेरी जान ले ली जाएगी या फिर मुझे पागल करार देकर दोबारा इसी पागल खाने में लाया जाएगा। ये धमकी इतनी ख़तरनाक थी कि फिल वक्त मैं खामोश हो गई। लेकिन उसके बाद हर गुज़रते दिन मुझे ये एहसास होने लगा कि मेरी खामोशी एक गुनाह है, क्योंकि मेरी इस खामोशी की वजह से बहुत सी लड़कियों को ये जुल्म आज भी सहना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की ताकि कम से कम मैं रोज़े महशर अपने किरदार को साफ रख सकूं और ये कह सकूं कि मैंने अपने हिस्से की कोशिश की है। मैं दुनिया को बताना चाहती थी कि पागल खाने में इन औरतों के साथ क्या जुल्म ढाया जा रहा है, किस तरह उनकी बच्चादानी को निकाला जा रहा है और फिर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही पागल खाने वालों को इस बात की भिनक पड़ी कि मैं अपनी ज़बान बंद नहीं रखूँगी तो वो लोग एक दफ़ा फिर मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ पकड़ कर ले गए और फिर मुझे दोबारा पागल खाने में जाना पड़ा। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि ये जुल्म तो अब हद से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले तो बहुत चोरी छुपे ये काम हो रहा था, लेकिन शायद इन लोगों में बहुत हिम्मत आ गई थी या फिर उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रहा था। इसीलिए एक रात मेरे सामने ही एक लड़की की बच्चादानी निकाली गई और फिर डॉक्टर ने ये किया कि वो मसीहा कहलाने के काबिल ना रहे। मेरा नाम मनाहिल है और मैं फैसलाबाद की रिहायशी हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे माँ बाप बहुत नेक थे और मेरे अब्बा मस्जिद के इमाम थे। हम रूखी सूखी खाते थे लेकिन हक हलाल और इज़्ज़त की रोटी खाते थे। अब्बा ने हराम का एक निवाला कभी मेरे पेट में जाने न दिया।
لیکن جیسے جیسے میرا بڑا بھائی ہوتا گیا اس کا رجحان مذہب میں نہ رہا۔ اسے ہمارا چھوٹا سا گھر اور روکھی سوکھی روٹی بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر ابا سے حجت کرتا اور کہتا کہ یہ مسجد کی کمیٹی والے مسجد پر اتنا پیسہ لگاتے ہیں، ابا آپ کی تنخواہ کیوں نہیں بڑھاتے؟ اتنی مہنگائی میں ایک دور میں سب سے کم تنخواہ مسجد کی امام کی ہے، کیا یہ زیادتی نہیں؟ یہ بات سن کر ابا کہتے کہ مسجد پر محلے کے لوگ پیسہ لگاتے ہیں، میری تنخواہ کمیٹی کی ذمہ داری ہے، اور مجھے ویسے بھی مسجد کی کمیٹی سے نہیں بلکہ اللہ سے امید ہے۔ ابا کی بات سن کر بھائی ناراض ہوتا اور گھر سے نکل جاتا۔ جب سے وہ کالج جانے لگا تھا اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ اسے اللہ سے زیادہ انسانوں پر توکل ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا ابا کی تنخواہ بڑھے، ہمیں بڑا گھر ملے، ہم بھی عیش کریں، لیکن ابا صبر، شکر اور قناعت کے عادی تھے۔ اور پھر ابا کو لگتا تھا کہ وہ مسجد کے امام ہیں، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور ابا بیمار ہو کر بستر سے لگ گئے، اور پھر ابا چل بسے۔ ابا کے جانے کے بعد ہمیں اس گھر سے بھی نکلنا پڑا جو مسجد کے ساتھ متصل تھا۔ اماں سے ابا کی موت کا صدمہ برداشت نہ ہوا اور کچھ ہی دنوں میں اماں بھی ہمیں چھوڑ گئیں، بس میں اور میرا بھائی بچ گیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ابا کتنا صحیح کہتے تھے، ہم روکھی سوکھی کھاتے تھے لیکن عزت سے رہتے تھے۔ مسجد سے جو گھر ملا تھا وہ رہنے کے قابل تھا۔ ابا کے جانے کے بعد ہم کرائے کے گھروں میں دھکے کھانے پر مجبور تھے۔ ہماری زندگی میں صرف یہی بدلاؤ نہیں آیا تھا بلکہ میرا بھائی بہت بدل گیا تھا۔ اس نے مسجد کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ابا کی زندگی میں وہ ابا کے کہنے پر پابندی سے نماز پڑھتا تھا، لیکن اب تو اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن بھائی نے بتایا کہ وہ ردا سے شادی کر رہا ہے۔ ردا بھائی کی کلاس فیلو تھی اور بہت امیر لڑکی تھی۔ وہ شادی کے بعد ہمیں بھی اپنے ہی ساتھ رکھنے والی تھی۔ آنے والے کچھ دنوں میں بھائی نے ردا سے شادی کر لی اور مجھے لے کر ردا کے گھر شفٹ ہو گیا۔ گھر کیا تھا، بہت بڑا بنگلہ تھا، بہت نوکر چاکر تھے، ہر چیز کی آسائش تھی، لیکن جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ بے حیائی اور دین سے دوری تھی۔ میرا بھائی نمازوں سے تو دور ہوا ہی تھا، وہ دین کی بنیادی باتوں سے بھی دور ہو گیا تھا۔ یہاں شراب بالکل عام تھی، ہر رات ایک محفل ہوتی جس میں نئے لڑکے لڑکیاں آتے، ناچتے گاتے اور مختلف قسم کا نشہ بھی کرتے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھتی اور جائے نماز بچھا کر رونے لگتی۔ مجھے اپنے مرحوم ابا اتنا یاد آتے جنہوں نے ساری زندگی پرہیزگاری میں گزاری تھی۔ ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا کن چکروں میں پڑ گیا تھا۔ ردا بھابھی کے انداز بھی کافی عجیب تھے۔ بھائی کے سامنے تو وہ پھر بھی بہت اچھے لباس میں رہتی تھی، لیکن جب بھائی دفتر جاتے تو ردا بھابھی کے باپ کا تو کیا، بھابھی بھی بہت زیادہ فیشنیبل اور نیم برہنہ سے کپڑوں میں آ جاتی۔ بھائی کے جانے کے بعد بہت سے لڑکے ہمارے گھر آتے اور بھابھی ان کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت پریشان تھی۔ اور پھر ایک دن یہی بات میں نے بھائی سے کہی تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اپنی بھابھی پر الزام لگاتی ہو؟ میری بیوی ماڈرن ضرور ہے لیکن بے حیا نہیں ہے، تمہاری سوچ بھی ابا کی طرح دقیانوسی ہے، اس لیے تمہیں ہر کوئی دین سے دور اور جہنمی نظر آتا ہے۔ بھائی کی باتیں مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتی، کیونکہ بھائی کو میری کسی بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے بھابھی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں کمرے سے کسی کام سے نکلی تھی کہ باہر سے چوکیدار آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی پارسل تھا جو بھابھی کے نام پر تھا۔ اس نے وہ مجھے دے دیا اور میں بھابھی کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ کمرہ لاک نہیں تھا اور میرے ہاتھ لگاتے ہی کمرہ کھل گیا۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھابھی کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا، شاید اسی لیے انہوں نے بھی کمرہ لاک کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، لیکن اندر کا منظر میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میری بھابھی ایک غیر مرد کے ساتھ بستر پر موجود تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں غم و غصے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بھابھی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ انہوں نے جھٹ سے اس لڑکے کو بھگایا اور مجھ سے کہنے لگی، یہ بات اپنے بھائی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، کیا آپ کو نہیں معلوم یہ زنا ہے؟ میں یہ بات بھائی کو ضرور بتاؤں گی۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، بھابھی نے گلدان اٹھا کر میرے سر پر دے مارا۔ درد کی شدت سے میرے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ بھابھی نے جلدی سے خود ہی کمرے میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ کر دی اور ایک کونے سے لگ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ بھائی کی گاڑی کی آواز آئی تھی۔ میں بھابھی کی مکاری کو سمجھ نہیں پائی تھی، اور جب بھائی کمرے میں آئے تو اندر کا منظر دیکھ کر ہکا پکا رہ گئے۔ بھائی کو دیکھتے ہی بھابھی بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری بہن تو پاگل ہے،
नफ्सियाती हैं। मेरे कमरे में आई, सब कुछ तोड़ना शुरू कर दिया। कहती है उसे यहाँ नहीं रहना, अपने माँ बाप के पास जाना है। मैंने बहुत समझाया लेकिन ये तो सुन ही नहीं रही। ऐसा लगता है इस पर कोई भूत सवार हो गया है या पागलपन का दौरा पड़ गया है। भाभी मच के आंसू बहा रही थी और मैं हैरान परेशान खड़ी थी। मैंने भाई को बताना चाहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कमरे में कोई लड़का देखा था जो भाभी के साथ था। ये सुनते ही भाभी ने शोर डालना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुम्हारी बहन तो पूरी पागल हो गई है। अभी अपने मरे हुए माँ बाप के पास जाने की बात कर रही थी और अभी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। लगता है इसे कोई सदमा हो गया है। भाई ने मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान न दिया और मुझे मेरे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई लेकिन कोई असर ना हुआ। उन्हें अपनी बीवी की बात पर मुझसे कहीं ज़्यादा भरोसा था। और फिर मेरी भाभी ने मेरा कमरा लॉक कर दिया, मेरा खाना पीना बंद कर दिया। जब मुझे भूख सताती तो मैं दरवाज़ा पीटने लगती और फिर ऐसे ही भाभी ने मुझे पागल साबित कर दिया। वो भाई को मेरा शोर शराबा सुनवाती और कि मेरी वजह से घर का माहौल ख़राब हो रहा है। फिर एक दिन भाभी ने भाई से कहकर मुझे पागल खाने भिजवा दिया। मैंने बहुत शोर मचाया कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ मौजूद डॉक्टर हंसकर कहते कि यहाँ आने वाला हर पागल यही कहता है। मेरी भाभी ने पागल खाने वालों को भी अच्छा खासा पैसा खिला दिया था ताकि उनकी मुझसे जान छूट जाए। इसीलिए उन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे इंजेक्शन लगाकर सुलाना शुरू कर दिया। ज़्यादातर वक्त मैं सोती रहती और जब रात के वक्त कभी मेरी आँख खुलती तो यहाँ होने वाले काम देखकर मेरी रूह कांप जाती। इस पागल खाने की एक अजीब बात थी कि यहाँ ज़्यादातर पागल मुकम्मल पागल नहीं थे, बल्कि मुझे तो काफ़ी लड़कियाँ और औरतें ठीक लगती थीं। रात के अंधेरे में कुछ मर्दों को यहाँ बुलाया जाता जो रात के अंधेरे में उन पागल लड़कियों के साथ अपनी हवस पूरी करते और उन्हें मज़ीद पागल करके चले जाते। लेकिन फिर एक रात मैंने देखा कि कुछ डॉक्टर हमारी वार्ड में आए। मेरी वार्ड में मेरी 5 लड़कियां और थीं। उन्होंने एक लड़की को अपने साथ लिया और बाहर चले गए। मुझे लगा शायद उसे भी ज़्यादती का निशाना बनाया जाएगा, लेकिन जब वो लड़की वापस आई तो बहुत तकलीफ़ में थी। बड़ी मुश्किल से उसे बिस्तर तक लाया गया था। फिर वो लेट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था जैसे खून निकाल लिया गया हो। उन लोगों के जाने के बाद जब मैं उस लड़की के पास गई तो उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने अपने जिस्म के एक हिस्से पे हाथ रखकर बताया कि उसे यहाँ बहुत तकलीफ़ है। और फिर उसने एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, ये किस तरह मुमकिन है? वो रोते हुए कहने लगी कि मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरे चचा मुझे लाकर यहाँ फेंक कर चले गए। ये पागल खाने वाले जानते हैं कि मुझसे मिलने कोई नहीं आता, मेरा कोई नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया है। और फिर 2-4 रातों के बाद मैंने यही ज़ुल्म दोबारा होते देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैंने चीखना शुरू कर दिया तो मुझे इंजेक्शन लगाकर गहरी नींद सुला दिया गया। और फिर ऐसा ही होने लगा। जब जब मैं ये सब देखती और शोर करती तो फिर मुझे इंजेक्शन लगाकर सुला दिया जाता या फिर करंट के झटके देते। मेरी अपनी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। और फिर एक दिन अचानक मेरा भाई आया। वो मुझे लेने आया था। क्यों, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। पागल खाने वाले मुझे नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि मैंने यहाँ जो कुछ होते देख लिया था। इसलिए जब भाई ने ज़ोर ज़बरदस्ती की तो मुझे धमकियों के साथ छोड़ा गया। मैं पागल खाने से भाई के साथ बाहर आई तो भाई ने रोते हुए बताया कि उनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है, वो दोनों पैरों से मासूर हो गई है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। और उसने भाई को सारी हकीकत खुद बता दी कि मैं पागल नहीं हूँ बल्कि वो गलत काम करती थी। भाई ने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी थी। उनका बच्चा भी ज़ाया हो गया था। वो नेकी के रास्ते पर लौट आए थे लेकिन उसके लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई थी। मैंने भाई को बताया कि पागल खाने में क्या होता है तो ये सुनकर भाई भी परेशान हो गए। और फिर जब मैंने उस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश की और इस बात को सोशल मीडिया के ज़रिए आम करना चाहा तो पागल खाने वाले मुझे पकड़कर दोबारा अपने साथ ले गए। मेरे भाई ने बहुत हंगामा किया लेकिन यहाँ मज़लूमों की कौन सुनता है। इस बार तो हद कर दी गई थी और मुझे भी इसी अमल से गुजारा गया जिस अमल से मैं दूसरी लड़कियों को गुजरते देखती थी। एक रात वो डॉक्टर मेरे पास आए, मुझे अपने साथ ले गए। मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और मेरी बच्चादानी निकाल ली गई जैसे कि दूसरी लड़कियों की निकाली जाती थी। लेकिन उन लड़कियों को ये मालूम नहीं था कि इस बच्चादानी का क्या काम होगा। मगर मैंने उस डॉक्टर से पूछ लिया था कि मुझ पर ये जुल्म क्यों किया गया है।
उस डॉक्टर का मूड शायद अच्छा था या फिर उसे लगा था कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए उसने मुझे सारी हकीकत खुद बता दी। और एक ऐसा राज मेरे हाथ लगा जिसे जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उस डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त दुनिया में बच्चादानी की पेवंदकारी का ऑपरेशन उरूज पर है। हर कोई उस ऑपरेशन को ट्राई कर रहा है और ऐसी औरतें जिनकी बच्चादानी बच्चा रखने के काबिल नहीं होती, उन्हें किसी दूसरी औरत की बच्चादानी लगाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ऐसे कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और हाल ही में भारत के एक शहर में भी ऐसा ही कामयाब ऑपरेशन हुआ है, जिसमें एक बेटी को उसकी माँ की बच्चादानी लगाई गई है और अब वो हामला है और उसके घर बच्चे की पैदाइश मतवक्को है। लेकिन बच्चादानी की पेवंदकारी के लिए ये ज़रूरी है कि जिसकी बच्चादानी निकाली गई हो वो जिंदा हो और उसकी बच्चादानी ठीक हो। लेकिन कोई भी औरत अपनी बच्चादानी क्यों किसी दूसरी औरत को देगी? इसीलिए ये काम पागल खाने की लड़कियों के ज़रिए किया जा रहा है। दरअसल अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई कामयाब तजर्बा नहीं किया गया, जबकि यहाँ बांझ औरतों की शरह बहुत ज़्यादा है और वो औरतें बच्चे की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इसलिए यहाँ भी बच्चादानी की पेवंदकारी का तजर्बा किया जा रहा है और इसके लिए कुछ लड़कियों की बच्चादानी दरकार थी। पागल खाने में जिन लड़कियों की कोई नहीं पूछता, यहाँ उनकी बच्चादानी खामोशी से निकाल दी जाती है ताकि इस तजुर्बे की भेंट चढ़ाई जा सके। मेरी जो बच्चादानी निकाली गई थी वो भी किसी और औरत के वजूद में पेवंदकारी के ज़रिए लगाई जानी थी और जिससे शायद वो हमल ठहराने के काबिल हो जाती। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गुस्से से डॉक्टर से कहा कि बग़ैर मेरी इजाज़त के अब मुझ पर ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? इस तरह तो मैं उम्र भर के लिए बांझ हो गई हूँ, क्योंकि बच्चादानी ना होने का मतलब यही है कि अब खुद मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो डॉक्टर हंसा और कहने लगा, तुम जैसी पागल से शादी कौन करेगा जो तुम्हें बच्चादानी की ज़रूरत होगी? मेरा ऑपरेशन मुकम्मल करके वो मुझे वापस भेज गया। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी और ये सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा था कि एक ऐसा जुल्म मुझ पर ढाया जा रहा है। ना ही किसी औरत से उसकी मर्ज़ी पूछी जा रही थी और ना ही उसके मुस्तकबिल का ख्याल किया जा रहा था। बस अपने मकसद को पूरा करना इन लोगों के लिए ज़रूरी था। मेरा भाई मुझे यहाँ से आज़ाद करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन न जाने कैसा कानून था कि मेरा भाई खुद इस पागल खाने से निकलवा नहीं पाया मुझे। और फिर मेरी भाभी के अब्बा ने अपने सारे सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए मुझे 2 महीने बाद इस पागल खाने से आज़ाद करवा लिया था। लेकिन तब तक मेरी हालत वाकई पागलों जैसी हो गई थी। मेरे भाई ने पागल खाने वालों पर केस करवाने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं उनके पीछे कितने बड़े लोगों का हाथ था कि पुलिस FIR काटने को भी तैयार नहीं थी, बल्कि वो तो मेरे भाई को भी पागल करार दे रही थी। मेरी ज़हनी हालत काफ़ी ख़राब थी और जब मैं कुछ ठीक हुई तो मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं बिल्कुल खामोश नहीं बैठूंगी। मैं खुद इस जुल्म से गुजर कर आ गई थी। अगर ऐसा तजर्बा करना ही था तो जिस औरत की बच्चादानी निकाली जा रही थी उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी थी। मैंने अपनी शिकायत हर कानूनी फॉर्म पर दर्ज करवाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कहीं मेरी शिकायत दर्ज ना हो सकी। इसलिए मैं सोशल मीडिया का सहारा लेकर इस मसले को लोगों तक पहुंचा रही हूं, ताकि लोगों को इल्म हो कि पागल कानून में क्या होता है। हम ये तो जानते हैं कि यहाँ की जेलें कैसी हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि यहाँ के सेहत के मराकज़ कैसे हैं, यहाँ के पागल खानों और स्कूलों का क्या हाल है। शायद सरकारी लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि ऐसी जगहों का विजिट करके हकीकत का पता कर सकें। इसलिए अब हम लोगों को ही हर जुल्म के ख़िलाफ़ खुद खड़े होना है। शायद आप लोगों को भी मेरी इस बात पर यकीन ना आए, मेरी ये कहानी झूठी लगे, लेकिन इतना तो आपको भी मालूम होगा कि बांझ औरतें बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती हैं और ऐसे में डॉक्टर पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बच्चादानी की पेवंदकारी दुनिया में आम होती जा रही है और हमारे डॉक्टर भी इस तजर्बे में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो गलत तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सबको भी ऐसे हर जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है, चाहे फिर वो छोटा ही जुर्म क्यों ना हो, ताकि हम एक साफ़ सुथरे रहने के काबिल माशरा तश्कील दे सकें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी
امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اور اگر آپ اس کہانی کے متعلق یا اس طرح کے کسی بھی واقعے کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اور ہم سے اپنی کہانی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدائے پیمان۔